नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करते हैं 2026 की प्रशांत कपूर जी के साथ, हमारे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर। और जैसे ये प्रेडिक्शंस करते हैं, मजा आ जाता है। आज बात करनी है कुछ मुद्दों के ऊपर जो बहुत ज्यादा हॉट है आज की डेट में। सबसे पहला, 25 निकल गया, 26 कैसा होगा? मोदी जी कौन से कारनामे करने वाले हैं? क्या सरकार 29 तक चलेगी, नहीं चलेगी? बीच में मिड टर्म इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे? इनके ऊपर मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर है। यहाँ तक कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो उथल पुथल है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रोडिक्शंस बहुत ही सटीक होती हैं और कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ मुद्दे आज बहुत पर्टिकुलरली हम देश को लेकर करने वाले हैं। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सोमी जी, थैंक्स फॉर द इनविटेशन अगेन एंड व्यूअर्स के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और शुरुआत 2025 की आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आपसे बात हुई थी, 3 माह पहले। तब मैंने कुछ प्रेडिक्शन भी दी थी कि नवंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ विस्फोट होंगे, कुछ बड़े भूकंप आएँगे, पृथ्वी के नीचे कंपन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए 2025 में हो ही गया। हमने इनफैक्ट डेट भी दी थी 20th ऑफ नवंबर की। तो अराउंड 20-22 नवंबर की ही बात है। इथियोपिया में इतना बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होना, और ये आप सोचिए नेचर के लिए बहुत बड़ा एक रेड सिग्नल है। बहुत बड़ी परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं बिकॉज़ ज्वालामुखी है। कब बुझेगा, कब कितना चलेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सुमित जी, अगर हम 2026 की बात करें तो मंगल, शनि, मार्च, अप्रैल 2026 इकट्ठे होने वाले हैं, मीन राशि को कनेक्ट करेंगे, सूर्य साथ में होंगे। और जब ये जलीय राशियों को कनेक्ट करेंगे तो आप सोचिए कि पृथ्वी के नीचे और ज्यादा कंपन होंगे और बड़े भूकंप होंगे। जो हमारी हिमालयन बेल्ट है, वहां पर बड़े भूकंपों का भी प्रकोप वहां से आएगा। अलास्का जैसे जो इलाके हैं, जो बर्फीले इलाके, वहां की वहां पे बर्फ बड़े पैमाने पर पिघलेगी। ठीक है, अभी जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग अभी तो रुक गई है, बर्फ पिघलना बंद हो गई है, लेकिन कब तक? देखिए, जब भी हम प्लानिटरी कोई कॉम्बिनेशन बताते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को जब हम डिकोड करते हैं, जब कोई प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो चीजें सत्य होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि मार्च अप्रैल 2026 में पूरे विश्व में एक बड़ी त्रासदी फिर से आने वाली है। क्योंकि आप देखिए, जो भूक अभी ये जो ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ है, अब ये भी हम कुंडली के विश्लेषण से बता सकते हैं आने वाले समय में कि विश्व कुंडली इसके बारे में क्या कहती है, कब तक ये चलेगा। इनफैक्ट आज से 6 माह पहले हमारे ही एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने एक वीडियो दिया था, जिसमें मैंने 11-12 कंट्रीज के नाम दिए थे जहां पे त्रासदी आएंगी, जिसमें इथियोपिया का नाम भी लिया था कि इथियोपिया में 2025 के अंत से पहले पहले बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा। मैंने इथियोपिया एंड इंडोनेशिया का स्पेसिफिकली नाम लिया था। एंड ये समय सीमा भी बताई थी कि 5 दिसंबर 2025 जब ये खपरियों का निर्माण होगा, तो इससे पहले पहले नेचर में बड़े बड़े सारे चेंजेस होंगे, जो कि मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। तो देखिए, ये तो हो गई प्रेडिक्शंस हमारी नेचर के लिए, क्योंकि 2026 में नेचर में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मानवता खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, क्योंकि देखिए, प्रकृति को तो अपना काम करते रहना है। अगर हम ह्यूमंस, 800 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया की, अगर हम चीजों को सही रखेंगे तो कल को ऐसी त्रासदी अगर होती भी है, तो होता है ना कि हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकेंगे। अब आपका शायद ये भी जानना चाहेंगे कि 2026 में क्या होने वाला है, भारत या विश्व में। यस, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हॉट टॉपिक है। देखिए, अगर हम 2026 की बात करें, भारत की ही बात करें, पहले तो गवर्नमेंट की बात ले लेते हैं कि अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, और आगे कोई परेशानियां तो नहीं है। अगेन मार्च 2026 का ये जो समय है, बहुत ही क्रूशियल टाइम होगा। ये एक ऐसा टाइम है, इस समय को भारतीय जनता पार्टी को बचाना होगा, अपने आप को संयम से काम रखना होगा। क्योंकि अगर ये 6 अप्रैल 2026 का टाइम अगर निकल गया, क्योंकि 6 अप्रैल 2026 को वर्षगांठ भी होगी भारतीय जनता पार्टी की। अब ठीक है, अभी ये एनडीए बन गया है पूरा, लेकिन उस समय थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है 15-20 अप्रैल तक। तो अगर ये टाइम निकल गया तो ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन ये भी योग दिखाई दे रहे हैं कि एनडीए खुद
निर्णय लेगी 2027 में कि पूरे देश में फिर से चुनाव कर लिए जाए। ऐसे योग भारत की कुंडली में भी बन रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मंगल में गुरु का अंतर भी आना है भारत की कुंडली में, और गुरु मतलब री इलेक्शंस, न्याय प्रणाली में बड़े बड़े बदलाव होना। और अगर हम मंगल में अभी राहु की भी बात करें, पहले तो चुनावों की बात हो गई, खतरा बना हुआ है, संयम बरतेंगे तो 2027 तक खींच लिया जाएगा। और अगर हम मंगल में राहु के प्रभाव की बात करें, तो राहु का जो प्रभाव आने वाला है फरवरी 2026 से, भारत में मंगल में राहु का अंतर, राहु सूर्य के नक्षत्र का, हर आदमी यहाँ पर एक इल्यूजन छा जाएगा पूरे भारत में। हर एक व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिशें करेगा, एक एग्रेशन देखा जाएगा लोगों के बीच में। अगर पाकिस्तान ने जो अभी हुआ, दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट, अगर ऐसी कोई दोबारा घटनाएं हुई तो लोग ही यहाँ पर एक्शन लेने की बात करेंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो जाएगा कि योग ये दिखाई दे रहे हैं कि गुट अपने आप बनना शुरू करेंगे, और लोग ऐसी बातें करेंगे कि वो खुद जाके पाकिस्तान में विस्फोट ना करके आ जाएं। ऐसे भी योग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु है, सूर्य के नक्षत्र का है, लगन का है, तो ये एग्रेशन देता है जनता में। और यही राहु ये भी बता रहा है कि भारत में, क्योंकि बहुसंख्यक देश है, सनातनी देश है, जिसमें कि कुछ एक इस्लामिक कट्टरवाद लोग, क्योंकि राहु की संज्ञा दी गई है इस्लाम को, आपस में दो गुटों के बीच में बहुत बड़ी दरार डालने की कोशिश करेंगे। विरोध, दंगे फसाद, आगजनी की घटनाएं, तो ऐसे योग अगले वर्ष दिखाई दे रहे हैं। तो सुमित जी, आप और हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक मैसेज भी है हमारी एजेंसीज के लिए, भारतीय सरकार के लिए, कि फरवरी 2026 के बाद बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सरकारों को, और कोशिश करनी होगी कि दो गुटों के बीच में कोई भी बड़ा विवाद ना हो। आगे योग दिखाई दे रहे हैं, कट्टरवाद की जो परिभाषा भी दिखाई देती है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पब्लिक परेशान होगी, लोग अचानक सड़कों में उतर जाएंगे। और सबको मालूम है कि जब दो गुटों के बीच में विद्रोह होता है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, लोग एक्सट्रीम तक मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे योग 2026 में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि 2025 बहुत टफ रहा है। ट्रंप की जो नीतियां रही हैं और ट्रंप के जो टेंट्रम्स रहे हैं, आज भी स्टॉक मार्केट इसमें कहीं ना कहीं ट्रैप में है, फंसी हुई है। तो अगर अगला वर्ष, अगर कहीं मंगल की बात करें, तो मंगल अगले वर्ष मंत्री होंगे, मतलब युद्धों का वर्ष होगा, और पूरा विश्व 2026 में नए नए मोर्चे खुलेंगे, पूरा विश्व युद्ध के ढेर पर खड़ा होगा। देवगुरु बृहस्पति राजा होंगे, लेकिन बात यह है कि कितना संभाल सकेंगे। हर देश की कुंडली सुमित अलग होती है, हर देश में प्रभाव अलग होते हैं। आपने देखा होगा आज तक भारत कभी भी युद्ध में डायरेक्ट कभी एंट्री नहीं हुई है भारत की, भारत हमेशा पीछे रहा है। आप याद कीजिए, जब आपसे 3-4 माह पहले बात हुई थी, तब मैंने कहा था कि सितंबर 2025 में जैसे ही मंगल की महादशा भारत की शुरू होगी, भारत नहीं सुनेगा किसी की, भारत सुनाएगा, भारत खुद एंट्री करेगा युद्ध में। देखिए टर्की के साथ भारत ने अभी पीछे क्या किया, नहीं सुनी, नाटो कंट्री है, और उनका ये एक आगाज था बाकी देशों के लिए कि भारत के ऊपर आक्रमण किया जाए, क्योंकि भारत ने उनकी ड्रोन फैक्ट्रीज को जला दिया, ऑनलाइन डाटा हैकिंग के थ्रू उनके शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। यही कहा गया कि भारत ने जो भी किया है अपनी सुरक्षा में किया है। देखिए बात अलग है कि अभी भी उतने सक्षम नहीं है हम कि इजराइल की तरह 5 या 10 मोर्चों पर इकट्ठे युद्ध कर पाए, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि भारत कम भी नहीं है। और जो भारत का जो सक्षम है, क्योंकि मंगल की महादशा आ गई है, और ये दशाएं ऐसी होती हैं कि मरने मारने पर लोग उतारू हो जाते हैं कि या तो हम कुछ बड़ा करके जाएंगे और पीछे नहीं हटेंगे। और जब ये एक निर्णय आ जाता है जनता में भी, या आर्मी भी ऐसा एक निर्णय ले लेती है, सरकारें भी सोच लेती हैं, ये बात अलग है कि युद्ध किसी चीज, कोई नतीजा नहीं निकलता है युद्ध से। लेकिन सुमित अभी क्या करें, क्योंकि मंगल की महादशा है, एग्रेशन तो दिखेगा, कोई युद्ध करे हमारे साथ या नहीं करे, भारत युद्ध तो करेगा, स्वयं युद्ध करेगा। और इसी के साथ अगर युद्ध की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 को भी जोड़ लीजिए,
सितंबर 2025 से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी स्टार्ट हो गया है, लोग जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई उन्हीं को दे रहा है जो कूटनीति समझते हैं, जो राजनीति समझते हैं, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझते हैं। उन्हें बाखूबी मालूम है कि सितंबर 2025 से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो चुका है और हर चीज दिखाई नहीं देती है। जब राहु का पराक्रम दिखाई देता है तो वो इल्यूजन होता है, शैडो होती है। जब चीजें ब्रेक हो जाती हैं तब वो दिखाई देती हैं। अब ये बात अलग है कि जो जनता जुड़ी हुई है, जो जनता जैसे आपका और हमारा कोई प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, कई लोग इनोसेंट होते हैं, उनके भी क्वेश्चन होते हैं कि कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि उनके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि जैसे 4 दिन में हमने तबाही मचाई थी तो उन्हें वही वाली तबाही देखनी है। और ऐसी तबाही के योग अगेन अभी 5 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति फिर से मिथुन राशि में अभी ट्रांजिट करेंगे लंबे समय के लिए और कर्क राशि में चले जाएंगे 2 जून 2026 को। आप देखते चले जाइए अभी पाकिस्तान के साथ अभी क्या क्या होने वाला है। जो तालिबान है, तालिबान अगर किसी को ये लगता है कि कोई स्ट्रेटेजिकली या कूटनीतिक तरीके को तालिबान को अलग करवा देगा, जो भारत के साथ अभी नए समझौते भी हुए हैं, नहीं हो पाएगा। अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना तालिबान को अपने पक्ष में करने की कोशिशें करेगा, देखिए ये ग्रुप ऐसा है कि थोड़ा सा इमोशनल लोग हैं वो, और दिल और रूह से चलते हैं, दिमाग से नहीं चलते हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनकी दिल आत्मा भारत के साथ कनेक्ट कर चुकी है। अब उन्होंने ठान लिया है कि पाकिस्तान को वो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, और जब शुरुआत हो गई है तो वो लंबी चलेगी। और भारत भी अचानक 5 दिसंबर 2025 के बाद एक बड़ी स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो दिल्ली में विस्फोट हुआ है, अभी भी ऐसे आंकलन लगाए जा रहे हैं कि ये किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। आप सोचिए 3000 किलो विस्फोटक, और वो भी एक केमिकल वेपन्स बनाने की तैयारी हो रही थी कि पब्लिक को पानी में, हवा में चीजें मिला के भी आप मार सकते थे। आप सोचिए ये कोई आम लोग थोड़े नहीं करते हैं, ये तो सरकारों का काम होता है। और सरकारों में भी जब सरकारें आदेश देती हैं आर्मी को, तभी जाके ऐसे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप देखिएगा, ये आज नहीं, आज से मैंने 7-8 माह पहले ये बात कही थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर भारत के अगेंस्ट कोई छापामारी युद्ध करने की कोशिश करेंगे नवंबर 2025 के आसपास, और वही हुआ। और देखिए जब हमने ये कहा था तो वही तो हुआ, नवंबर में ही तो हुआ। तो हम तो यही आंकलन मान के चलेंगे अपना मेदिनी ज्योतिष के जो हमारे सिद्धांत हैं, कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का इकट्ठा ज्वाइंट ऑपरेशन था। और ये बात अलग है कि अभी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं कि कौन थे पीछे इसके लोग, और ये भी पता चल जाएगा कुछ चंद दिनों में। और जैसे ये पता चलेगा सुमित, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं जो कूटनीतिक तरीका होता है, कंट्रीज के बीच में समझौते होते हैं, उनको भी जवाब देना है कि किस बिना पर हमने फिर से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, या हम लाहौर में पहुंचने की हमने कोशिश की। पीओके को वापस भी अभी लेना है, लेके रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में जो अभी महादशा अंतरदशा चल रही है, बुध षष्ठेश है, 4th हाउस में बैठा है, जमीन के हिस्से को खंड खंड करेगा, और इससे बेहतर मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। और देखिए शास्त्र भी कहता है कि अगर सांप को कुचलना है तो उसको पूरा उसका फन कुचल देना चाहिए, वरना अगर थोड़ा सा भी वो जीवित रह गया तो वो फिर से डसेगा। तो आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब भारतीय आर्मी आप देखिएगा, बहुत बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर किसी को ये लगता है कि खबरें फैलाएंगे, जैसे आप सोचिए, हमारा हमारा भारत का मीडिया भी आज सरकारों को पूछता है कि कितने हमारे फाइटर जेट क्रैश हुए, पाकिस्तान को कभी नहीं पूछते हैं। अब ये बातें अलग हो जाएंगी, एक लिमिटेशंस मीडिया के ऊपर भी आएगी, और पाकिस्तान को मौका नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि अभी चाइना ने कुछ नए तरीके के अब इंस्ट्रूमेंट दिए हैं उनको, वेपन सपोर्ट सिस्टम एटसेट्रा, और उनको डिप्लॉय करने से पहले ही भारत को अटैक करना होगा। और भारत की मंगल की महादशा, भारत इंतजार नहीं करेगा कि पाकिस्तान एक नई तैयारी करे उसके बाद हम भारतीय उनसे युद्ध करें। जी नहीं, अब समय नहीं दिया जाएगा, अब बस अटैक होंगे लगातार अभी।
सर आपने बहुत पहले बोला था कि इंस्टेंट वॉर होगा, कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। रात को 8 बजे मोदी जी आएंगे, भाइयों बहनों हमने झंडा लहरा दिया है। मैं उस दिन की वेट कर रहा हूं जो आपकी 2020 की प्रोडिक्शन है, उसके बाद ही मैं आपका फैन बन गया था। सर एक चीज और, आपने बोला कि 2026 बहुत उथल पुथल वाला रहने वाला है, 25 भी ऐसे निकला है। अभी बहुत सारा एक ख्याफे लगाए जा रहे हैं कि हमने राम मंदिर के ऊपर ध्वज लगा दिया, राजा राम आ गए हैं, अब राम राज्य शुरू हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र की एक मांग हिंदुओं ने करनी शुरू कर दी। आपको लगता है कि कहीं ये हिंदू राष्ट्र की तरफ या सनातनी देश की तरफ चलने वाला है? ये ध्वज के बाद क्या कुछ स्पिरिचुअल पावर्स इस देश को आगे लेकर जाएंगी? सुमित जी, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, जब नींव रखी गई थी और जिस मुहूर्त में रखी गई थी विष्णु योग था, और जिन मुहूर्तों पे रखी गई थी, ठीक है, कुछ लोग इन चीजों से सहमत नहीं थे, लेकिन अगर हम उस समय के नक्षत्र काल की अगर बात देखें तो ये बात अलग है कि वो सनातन का उदय हो चुका है उस समय। और अभी जब ये ध्वजारोहण भी हुआ है जिन नक्षत्रों पे हुआ है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि भारत अभी बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है। लेकिन हम ये भी दरकिनार नहीं कर सकते कि 2026 में जब भारत युद्धों में उतरेगा तो भारत को नुकसान नहीं होगा, कुछ परेशानियां हमें भी होंगी। और ये बात भी मैंने आपको बहुत पहले कही थी कि जब भारत युद्ध करेगा पाकिस्तान के साथ तो हम बिल्कुल भी आहत नहीं होंगे। 4 दिन हमने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, हमारा भारतीय आर्मी का एक भी सैनिक आहत नहीं हुआ था। और जिसके घर में चोट लगती है, जिसके घर का व्यक्ति शहीद होता है, सुमित जी, वो तकलीफ वही समझ सकता है। ये बात अलग है कि जब एक हजूम आता है तो नारे लगाते हैं, शहीदी दी जाती है और शहीद को श्रद्धांजलि दी जाती है, वो बात अलग है। लेकिन जिनका अपना चला जाता है वो तकलीफें वही समझ सकते हैं। तो हमें कोई भी भारतीय आर्मी का कोई भी हमारा जो योद्धा है हमें शहीद नहीं चाहिए। तो और वो मोदी जी ने एक कहते हैं ना, जिस तरह का ऑपरेशन करवाया 4 दिन का, वो प्रूफ कर दिया था कि हमें शहीदियां नहीं चाहिए। अभी हम सिर्फ ऑपरेशन करेंगे। और अभी भी जब पीओके की बात मैं कर रहा हूं वैसा ही होगा, कुछ घंटों का ही ऑपरेशन होगा। और आप देखिएगा एक भी भारत का, हमारी आर्मी का व्यक्ति, हमारा सैनिक कोई भी शहीद उस समय भी नहीं होगा। लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं आगे की। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कई बार लोग व्यूअर्स होते हैं, वो सुनते हैं कि जी हमने 2 बातें कह दी, तो 2 बातें नहीं है। ये दोनों बातें अलग हैं ग्रह योग से, क्योंकि मंगल है। ये भी बात सत्य है कि 4 दिन में ये ऑपरेशन हुआ। आगे पीओके को हम ले लेंगे बिना किसी आहत हुए, लेकिन आगे भारत के लिए कुछ परेशानियां होंगी, युद्धों में कुछ एक परेशानियां होंगी, हमारे कुछ लोग आहत होंगे, हमारी सिटीज में भी कुछ मिसाइल्स गिरेंगी। तो देखिए, जब कुछ बहुत अच्छा होगा तो कुछ परेशानियां भी, कुछ कीमतें भी चुकानी पड़ेंगी। 2031 का जो वर्ष, राहु जब अंतिम माफ कीजिएगा, मंगल की महादशा जब अंतिम छोर पे होगी, दशा छिद्रम चल रही होगी, तो उस समय भारत सुपर पावर बनने के लिए तैयार होगा। लोग कई बार कहते हैं कि सुपर पावर ऐसे थोड़ी नहीं बन जाते। सुपर पावर कीमत चुकानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब आपके ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शन लगाए जाते हैं, 50% टैरिफ लगाया जाता है, तभी तो बनते हैं आप। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे आप? बना तो निर्भर ही बने रहेंगे। आज जब 50% टैरिफ लगा है, अब अच्छा हुआ हमारे ऊपर टैरिफ लगा, नुकसान यस। सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है, हमारे देशवासियों को, सभी को हुआ है। मैं भी बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो सबको, मेरे भी कुछ अलग बिजनेसेस हैं और हमारा भी एक्सपोर्ट रुका है। और हमने भी वो सोच लिया है कि ये नहीं, ये टैरिफ लगा है, अब हम और सक्षम बनेंगे। तो कहते हैं ना कि आपको एक मौका मिलता है, ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज। आप सुपर पावर बनेंगे तो ऐसे ही थोड़ी नहीं बनेंगे, ये परेशानियों से जब बाहर निकलेंगे तभी तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। तो 2031 सुपर पावर बनने की हम राह पर होंगे। दुनिया में जब बड़े फैसले होंगे, भारत की स्टैंप के बिना उन फैसलों को ना तो डिप्लॉय किया जाएगा, ना तो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो भारत के लिए समय बहुत अच्छा है। बट हाँ, अब एक नया भारत भी देखा जाएगा, इजराइल जैसे मॉडल वाला, कि अचानक ही जब हमें कुछ लगेगा 2026 मिड के बाद, जब शनि फिर से उस समय वक्रगत होंगे,
तो वो एक ऐसा टाइम होगा जब हमें कहीं पर भी कुछ भी लगेगा किसी देश ने हमारे ऊपर कोई षड्यंत्र रचा है, या हमारे देश में कोई स्ट्राइक करने वाले हैं, या कुछ विस्फोट होने वाले हैं दिल्ली जैसे, आप देखिएगा अचानक ही हमारी आर्मी एक्टिव होगी एंड वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी जाएगी। अब आप देखिएगा ये प्रेडिक्शंस, लोग आएंगे उस समय और मैसेज भी करेंगे कि जी हाँ, ये सब होना शुरू हो चुका है। मुझे संदेह नहीं है कि जब आपने बोल दिया तो होगा तो जरूर। यानी कि आपने इंडिकेशन दे दिया, वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। सर, आपने परेशानियों की बात करी। बिहार एक बहुत बड़ी परेशानी बनता जा रहा था बिकॉज ऑफ जहाँ पे जातियों का कार्ड यूज करने की कोशिश करी, वोट चोरी का कार्ड यूज करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे सनातनी सारे इकट्ठे हुए तो एक प्रचंड जीत हमें दिखाई दी। आपको लगता है कि जैसे जैसे अब कंट्री आगे चल रहा है, ये जातियों के कार्ड खत्म होने के बाद, अब क्या वेस्ट बंगाल के अंदर भी वही चीज हम देखेंगे जो बिहार में दिखी है? इज गवर्नमेंट चेंज विजिबल इन वेस्ट बंगाल नेक्स्ट ईयर? सुमित जी, मैंने बिहार के बारे में मैंने वीडियो दिया था हमारे चैनल पे। मैंने बता दिया था कि बिहार में एनडीए की फिर से जीत होगी। लेकिन बिहार की बात अलग है। लेकिन जब मैं वेस्ट बंगाल के आज भी जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पावर में आएगी। लेकिन इसमें अगर हम क्योंकि देखिए अभी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब कुछ सिद्धांत चेक किए जाते हैं तो वहां पर एक नियम होता है देश काल पात्र। और पिछली बार भी मैं इनको अप्लाई करना भूल गया था, क्योंकि जब तक हमारे पास पूर्ण तथ्य नहीं होते हैं, जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं तो फेलियर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के भी। क्योंकि जब बाद में हमें मालूम चला, जितने लोगों से मेरी आज भी जान पहचान है, तो कई लोगों का ये मानना है कि आज भी वो लोग वोट देने नहीं जाते हैं। और ये कोई आम लोग नहीं है, ये अपर मिडिल क्लास है। उनका ये मानना है कि जब वो वोट देने जाते हैं तो उन्हें वहीं पे एक बाउंड्री लगा देती है कि आप घर चले जाओ, हम आपका वोट हम दे देंगे। और वो कुछ कह नहीं सकते। गोली की बंदूक की नोक पे, कनपट्टी पे बंदूक की नोक लगा के उनको वहां से भगा दिया जाता है। और ये सिस्टम पिछली बार भी वहां पर हुआ। तो वहां की सरकार ही डिसाइड करती है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। तो जब तक ये चीजें थोड़ी सी डिक्लेरेशन नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं आती है, चुनाव आयोग अभी कब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होंगे, क्या कोई नया नियम बनेंगे, क्या आर्मी वहां पर डिप्लॉय होगी, क्या वहां पे जो रोहिंग्या मुसलमान जिनके आधार कार्ड वहां पे बने हुए हैं उनके वोटिंग कार्ड वहां पर डुप्लीकेशन बन चुकी है। अब जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक सुमित जी वहां पर विश्लेषण देना अभी गलत होगा हमारी तरफ से भी। वरना ये होगा कि हम विश्लेषण देकर चले जाएंगे, बाद में भविष्यवाणी गलत होगी तो लोग ही हमारा गला पकड़ेंगे कि भाई आपने तो हमें उम्मीद दी थी लेकिन वो सही नहीं हुई। जैसे पिछली बार भी मैंने उम्मीद दे दी थी, लेकिन वो प्रेडिक्शन हमारी फेल हो गई थी। और वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ज्योतिष गलत नहीं है, हमारी गंडा में कमी थी। या तो हम देश काल पात्र स्टडी नहीं कर पाए थे, या तो हमारे पास से पूर्ण तथ्य नहीं थे, संपूर्ण कुंडलियां नहीं थी, उनके टाइमिंग गलत थे। क्योंकि जब भी बात आती है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की, चाहे मैं करूं या कोई और ज्योतिषी करे, देखिए ज्योतिषी गलत हो सकता है सुमित, ज्योतिष गलत नहीं है। और कई लोग आज भी यस। ये कहते हैं कि दिस इज ए साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। नहीं, आई डू नॉट एग्री। दिस इज ए प्योर साइंस। अब डिपेंड करता है कि आपकी गणना कहाँ तक जाती है, आप कितने निपुण हैं, आप कितने पिन पॉइंट तक आप विश्लेषण कर सकते हैं। और सुमित, ज्योतिष में अगर मेदिनी ज्योतिष की बात करें, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिससे हम भूकंपों की स्टडी करते हैं, विश्व में जो घटनाएं होती हैं उनकी स्टडी, इलेक्शंस, इनके लिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। सुमित जी, एक जिंदगी कम पड़ जाती है मेदिनी ज्योतिष करते करते। अब जैसे मैं आम लोगों की कुंडलियां देखता हूँ, विश्लेषण देता हूँ, और बाय गॉड ग्रेस अगर 100 व्यक्ति मेरे से कुंडली दिखाते हैं तो 100 में से 99.70% लोगों को अभी तक मैंने बेनिफिट दिए हैं। 0.30% वो लोग हैं जहां पर बेनिफिट नहीं मिलते हैं। अब सोचिए 100 में से 100 लोग ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वहां पर इट्स वेरी इजी। वो कहते हैं ना, अब वो इट्स लाइक ए बेबी गेम फॉर मी। इतने वर्ष हो गए हैं, अभ्यास है, कुंडली देखते हैं किसी व्यक्ति की, वहीं पता चल जाता है कि क्या 4 चीजें बतानी है, कैसे फायदे मिलने हैं, और फायदे मिल जाते हैं। और सामने वाला फायदा लेके ही जाता है हमेशा ही। लेकिन हम्म। अगर हम मंडेन की बात करें तो उसमें जैसे कि मैंने कहा, एक उम्र कम पड़ जाती है।
सर, जैसे आपने बोला कि अभी कि आगे अगला साल जो है 2026 का उत्सव पुत्र का है। अब आपने बोला कि लोगों को फायदा होता है जब वो एस्ट्रोलॉजी से आपके पास आते हैं। आखिरी क्वेश्चन, आई नो आपका अगला शो भी है, कि फायदे की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो अभी तक उथल पुथल है, हाउ डू यू सी स्टॉक मार्केट गोइंग अहेड, हाउ डू यू सी क्रिप्टो गोइंग अहेड, हाउ डू यू सी गोल्ड एंड सिल्वर गोइंग अहेड, और कहाँ पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए टू बी लिटिल बिट सेफर? जी। यहाँ पर सुमित जी मैं कुछ इस तरह से कहूंगा कि पहले तो जो लोग ये सुन रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, पहले तो एक आम आदमी को ये जानना होगा कि एक आम आदमी की कुंडली का जो 5th हाउस होता है, पंचम घर से आपको ये मालूम चलता है कि आपको मार्केट में किन चीजों से फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में भी क्या आप कमोडिटीज में फायदा लेंगे, क्या उसमें भी सिल्वर, गोल्ड, मसाले, क्रूड ऑयल, ऑयल या बहुत सारी और कमोडिटीज में चीजें आ जाती हैं, या स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेड, या इंट्राडे, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ आ जाता है। आपकी कुंडली बताती है कि आपको करना क्या चाहिए, लेकिन लोग अपनी कुंडली की बात सुनते नहीं है। आस पड़ोस में देख लेते हैं कि किसी भाई ने BMW ऑडी ले ली और किसी ने कह दिया कि भाई मैंने ये पेनी स्टॉक्स लिए थे और मैंने बेचे और मैंने आज घर मकान बना लिया। तो किसी को लगता है कि उसने बना लिए तो मैं भी बना लूंगा। ये नहीं सोचते कि भाई आपकी किस्मत का ताला आपकी कुंडली बताएगी। अगर कुंडली में वो चीज नहीं है, आप कितने भी अच्छे स्टॉक्स ले लीजिए मार्केट में जो अच्छे भी चल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पैनिक जरूर करेंगे। जब 10-20% का करेक्शन होगा, आप गलतियां करेंगे, आप उन्हें बेचेंगे, लॉसेस बुक करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि ऐसे लोगों को किसी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर या स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर जैसे हमारे जैसे लोग हैं, इनसे प्रॉपर विश्लेषण करवाने चाहिए कुंडली के। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए क्या सूट करता है। अगर ये मार्केट में कुछ भी सूट नहीं करता है तो अदर देन दिस कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस तरह का व्यापार किया जाए। और एक अच्छा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर आपको बता देता है कि आपको बेहतरीन फायदे कहाँ मिलेंगे। अब जैसे अगर हम कुंडली की भी बात करें तो जैसे मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर, हम लोग कुंडली से ही विश्लेषण करके बताते हैं कि आपको अगर गोल्ड भी होल्ड करना है तो कौन से वाला ETF में, आपको फ्यूचर लेना है, आपको पुट लेनी है, या आपको फिजिकल फॉर्म में लेना है, सेल कब करना है, बाई कब करना है, या सिल्वर में कब आपको एंटर करना है, या आपको शेयर्स में भी कौन सी इंडस्ट्रीज आपको पकड़नी है, कौन सी सूट करती हैं कुंडली में, या उन इंडस्ट्रीज में भी स्पेसिफिक कौन से शेयर्स में आप जा सकते हैं। आपकी कुंडली ही सब कुछ बता देती है आपकी। जिसमें कि आज की डेट में हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, साथ में RS की टीम भी होती है, टोटल दोनों चीजों को मिक्स करके प्रॉपर एक चीजें भी दी जाती हैं, क्लाइंट को बताया जाता है कि ये चीजें आपको बेनिफिट करेंगी। सुबह जी मेरे साथ पिछले कई वर्षों से कई लोग जुड़े हैं, 4 वर्ष पहले भी, जिनकी अगर एसेट की बात करूं तो हार्डली 1 या 2 CR की एसेट थी उन लोगों की। आज वो 300-400-500 की एसेट बना चुके हैं CR की। तो आप सोचिए 500 गुना एसेट बनाना। और ऐसे नहीं कि मैं कहूंगा कि जो भी आया वो सब बना के चले गए। जिनकी कुंडली में मुझे योग दिखे कि जो बना सकते हैं, उनको मैंने कहा कि बना सकते हैं तो किस तरह से। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हमें बताना पड़ता है कि जी नहीं, आप बेटर है कि बैंक में डिपॉजिट ही कर लीजिए, या 2 चीजें और इस तरह से कर लीजिए। क्योंकि जब तक आपके योग नहीं है ना, जब तक आपके भाग्य में वो चीज नहीं है, तब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं। और अगर आपके भाग्य में है तभी आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी कनेक्ट करेंगे, और अच्छे किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से भी कनेक्ट करेंगे। अगर भाग्य में नहीं है तो किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट कर जाओगे जो आप अगर 1 CR लगाएंगे तो वो धूल मिट्टी कर देगा उसकी 2 दिन में ही। यही तो है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी। रही बात 2025 की, ऑलरेडी मैंने, आज भी याद है मुझे, 23 जून 2023 एक हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में ही मैंने वीडियो दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि गोल्ड फरवरी 2027 के आसपास 2,40,000 पहुंच जाएगा। बहुत मजाक उड़ाया था सुमित लोगों ने मेरा उस टाइम पे, क्योंकि मैंने 2025 की भी प्रेडिक्शन दी थी। मैंने कहा था कि 2025 में 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो कई लोगों ने, जैसे महाराष्ट्र में एक लैंग्वेज कही जाती है, येड़ा भी बुलाया था मुझे लोगों ने। तो मुझे हंसी भी आ रही थी इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो एक सही टाइम था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज वही लोग आकर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं हमारे चैनल में आकर उन वीडियोस के ऊपर कि काश कि वो लोग समझ जाते तो वो लोग भी पैसा लगाते तो आज डबल ट्रिपल कर चुके होते थे। तो देखिए मैंने बहुत पहले दे दिए थे, चांदी के बारे में भी दे दिए थे।
अब रही बात फरवरी 2027 के बाद क्या होगा, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारी मीडिया टीम है, रिसर्च करती रहती है, मार्केट में पता चलता है। तो मीडिया टीम का ये कहना है कि मेरा ही वीडियो वो कम से कम 5,000 10,000 वीडियो, उसी में से कुछ ज्योतिषियों ने और कुछ मीडिया कर्मियों ने, कुछ टीवी वालों ने, नेशनल इंटरनेशनल चैनल ने मेरा ही डाटा उठा के उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके मार्केट में शूट आउट कर दिया। तो आप देखिएगा फरवरी 2027 के बाद की प्रेडिक्शन अभी तक कोई नहीं देगा, मैं ही दूंगा सबसे पहले, लेकिन उसी टाइम पे दूंगा मैं, ताकि सबसे पहले मैं ही दूं और बाद में कॉपी करते रहे तो करते रहे। तो उसके बाद का अभी नहीं बताऊंगा, विश्लेषण कर चुका हूं, लेकिन वो बाद में विश्लेषण दूंगा। लेकिन गोल्ड का फ्यूचर बहुत अच्छा है। रही बात स्टॉक मार्केट की, अप एंड डाउन अभी चलते रहेंगे, लेकिन मार्च 2026 तक अगर हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करें, जो मैंने पुराने एनालिसिस हैं, जो मैं 2005 से जो स्टैट्स पे काम करते आ रहा हूं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को डीकोड करते आ रहा हूं, जो 2008 नवंबर के आसपास क्रैश हुआ था रिलायंस का जब आईपीओ आया था, तो उसका भी गणना करें। अगर मार्च 2020 की भी अगर हम गणना करें, तो जितने भी मैंने सिद्धांत चेक किए हैं, मार्च 2026 तक निफ्टी 28,200 तक आने के योग बने हुए हैं। और रही बात 2026 उसके आगे क्या होगा, उसके आगे के अभी एनालिसिस नहीं किए हैं, वो एनालिसिस फरवरी में करूंगा। और मुझे पता है सुमित, आपको इस मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, ये क्वेश्चन आपका फिर आएगा, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको मार्च में मैं दे दूंगा कि 2026 मार्च 2026 से मार्च 2027 के बीच में स्टॉक मार्केट भारत की, यूएस की, नेस्डैक, S&P 500, डो जोन्स, ये कहाँ स्टैंड करेंगे, और बाकी कुछ और दुनिया के मार्केट्स के बारे में भी एनालिसिस में जरूर दूंगा आपको उस समय। बहुत बढ़िया सर, आज मजा आ गया। 2026 उथल पुथल का दिन साल है, आपने बता दिया। कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, ये बता दिया। 27 में मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं, ये आपने बता दिया। अगला साल कैसे चलेगा, मोदी जी के डिसीजन क्या होंगे। एक क्वेश्चन था आखिर में पूछना चाहता हूं मैं, जो डी रेडिकलाइजेशन है, इलीगल्स हैं, उसके ऊपर कुछ होगा या नहीं होगा? जैसे असम में हमने देखा, उन्होंने 75 साल पुराना एक लॉ लेकर आ गए, क्या इसके ऊपर कोई काम होगा? आखिरी क्वेश्चन। सुमित जी, ये पूरे भारत में हर एक राज्य में अभी आप देखेंगे, अब ये स्टेट्स के कानून बाद में होंगे, सेंटर फोर्सफुल तरीके से जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको देश से बाहर निकालेगी, या तो उनको डिटेन किया गया जाएगा, डिटेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और अगर ये लोग रहना चाहते हैं तो उनके आधार कार्ड, उनके वोटिंग कार्ड, उन कई लोग तो ऐसे भी हैं राशन कार्ड तक नाम चढ़ चुके हैं, सारे के सारे कैंसिल होंगे। और सुमित जी, हम दोष भी किसको देना चाहते हैं, हमारे देश में ही गद्दार छुपे हुए हैं। कुछ चंद रुपए लेते हैं लोग, सरकारी विभागों में जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ चंद रुपए रिश्वत लेते हैं और इन लोगों को मान्यता दे देते हैं। अब आप कहते सोचिए ना, लड़े तो किससे लड़े, हमारे अपने ही यहाँ पर खोखला करने को के लिए बैठे हुए हैं देश के अंदर। तो पहले तो सरकारों से हमारा आग्रह है कि ये बाहर वालों से बाद में निपटो, पहले अपने वालों का पक्का इलाज करो इन लोगों का। और रिश्वतखोरी की बात करें तो लगता था कि बीजेपी आएगी सेंटर में, रिश्वतखोरी कम होगी, लेकिन आज भी सरकारी विभागों में धड़ल्ले से रिश्वत चल रही है, धमाके से। सबको पता है, ओपनली सब जानते हैं कि यहाँ पर ये काम करवाना होगा तो इतनी चढ़त आपको चढ़ानी होगी। तो देखिए, जब तक ये जो डीएनए में हमारे ये जो रिश्वत घुसी हुई है, जब तक ये नहीं निकलेगी, आप इन लोगों को बाहर निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे? कोई ना कोई बड़ा आपको अमाउंट दे देगा किसी सरकारी व्यक्ति को, तो वो कहेगा कि ठीक है, अभी इसकी ये कीमत है, हम आपका इतना वाला काम करवा देंगे। सुमित, क्वेश्चंस के आंसर दोनों मिक्स दे रहा हूं मैं। आप सोचिए, अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि ये ज्योतिष वाला आंसर नहीं हुआ। अगेन, ज्योतिष भी देश काल पात्र से ही चलेगा। जब तक सरकारें सख्त नहीं होंगी, सरकार के बीच में मंत्री बैठे हुए जो एमएलए हैं, जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे, आप कैसे इन इलीगल माइग्रेंट्स को निकालेंगे? पहले तो खुद वो कहते हैं ना, ईमानदारी का आपको जो आपको टोपी है, पहले तो खुद पहननी पड़ेगी आपको। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं आपको बताया था पहले कि अपनी वाइफ का मैंने ओसीआई कार्ड अप्लाई किया, 10,000 की ऑफिशियल फीस है, 30,000 की वो रिश्वत मांग रहा है। पिछले 6 महीने से मेरी वाइफ को ओसीआई कार्ड नहीं मिला है, क्योंकि रिश्वत के बिना वो काम नहीं करेगा। तो ये मेरे नाम भी बता दीजिए, नाम बता दीजिए कौन मांग रहा है। मैं ऑलरेडी जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनके पास नाम भेज चुका हूं,
चिंता मत कीजिए, जी हाँ। मैं भी लेके छोड़ूंगा। और यहाँ पर जब मैं एम्बेसी में गया हूं, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था भारतीय, उसने मुझे एक सजेशन दिया कि सर आप क्यों ओसीआई के पीछे पड़े हैं, वेस्ट बंगाल चले जाइए, 300 रुपए में आधार कार्ड मिलता है, उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस भारतीय हो जाएंगे, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है आपकी वाइफ को। ये लोग बोल रहे हैं मुझे कि 300 में जब आपको आधार कार्ड मिल जाता है भारत का, तो आप ओसीआई के पीछे 30,000 की रिश्वत क्यों देते हैं? ये है हमारा भारत महान। प्रशांत जी, Yes. thank you so much. You have covered each and everything. I know you are in a hurry, so I will leave you right now. But we'll catch you soon, not in March. March वो दूर है, उसके पहले भी we will catch you and to see what is happening around our country. Thank you. जय हिंद, वंदे मातरम। सुमित जी, जय हिंद, वंदे मातरम।